कुर्बो ज्वार की तमाम इमारतें जगमगा उठी। हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाज़ें उभरने लगीं। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं, क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ किश्ना याद आई थी, मासूम शोख अल्हड़ लड़की, राधा उसकी हम शक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। उसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले उस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जूं ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोको शरीर कृष्णा रंग बदलने लगी। जर्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसीओ अरीज कमरा, सफ़ेद बुराक चांदनियाँ, तबला, सारंगी, हारमोनियम, उनके अकब में नोकीली मूंछों वाले साजिंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबा जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान हासिल नहीं थी। बेबसी से आंखों से आंसू निकल आए। खुदाया, ये भी दिन दिखाना था। ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहब याद आए। मियाँ चांद, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। आह खान साहब, ये शोले मुझे भस्म कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने आ गए। क्या है मालती, हार नहीं लाए अभी तक? हार तैयार कर रखे होंगे, रहीम खान से जाओ ले आओ। रमा रानी पूछ रही थी। ज़रा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, ज़रा देख लेना, रहीम खान से कहना असली चंबेली लगाया करे, बीच बीच में सदाबहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 रुपये का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाते हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियाँ उतरकर गली में आ गया। बाजार की रौनक अरूज पर थी। तर गुलाब, मोतिया कड़ाकर बोल रही हैं रेवड़ियाँ। लैला की उंगलियाँ, मजनू की पसलियाँ की सदाएं सुनाई दे रही थी। ज़्यादातर पान वालों, फूल वालों और इतर फरोश दुकानें थीं। बुलंदियों से तबले ठोकने की आवाज़ें हारमोनियम की री के साथ सुनाई दे रही थी। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुर्रहीम खान गुल फरोश का बोर्ड नज़र आ गया और वहीं उसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? आओ रत्ना, बड़ी देर से आए आज। उमर रसीदा मगर कलफ लगी नोकीली मूंछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पुड़ा उठाते हुए कहा। 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपये ही छोड़ गए और मैंने आवाज़ लगाई मगर तुमने सुना नहीं। कल? मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपये कल के और 20 ये ले लो, 40 हो गए ना? हाँ रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले। कल मैं ही हार ले गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल कुछ तो तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। कब से ले जाता हूँ मैं ये हार? महीनों हो गए। मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे मुंह से लरसती आवाज़ निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले। कुछ नहीं। मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज़ कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से समझ नहीं आ रहा था मैं महीनों से यहाँ हूँ। महीनों से मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछले चांद खान के साथ रेल में सफ़र कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था मैं। बेख्याली के आलम में आया था मगर उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थी। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थी। इतना अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था कि ये सब कुछ भोरिया चरण ने किया, लेकिन क्या किया है ये जानना ज़रूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पूड़ा लेकर चली गई। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि महीनों से मैं उससे हार लेकर जाता हूँ।
इसका क्या मतलब है? वही कुछ हम शक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हम शक्ल हो, लेकिन इतने सारे हम शक्ल, हर जगह मेरा एक हम शक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी, बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान जाएंगे तो फिर बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होश हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली ले जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम ना होने की वजह से वो 17 मार्च को ही रतौली चल पड़े थे। और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह? अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए थे? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? शकुंता के बारे में पूछोगे? शकुंता? हाँ रतन जी, शकुंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकुंता कौन है? जाते हैं। आ गए ना उसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब ही हमारे दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकुंता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हैं और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकुंता के फेर में मत पड़ो। वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो माल? तुम्हें जब से तुम यहाँ आए हो। मैं यहाँ कब आया था? होली जली थी जब तुम आए थे यहाँ। ठहरो, बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी, सिंह यात्रा को। वहीं तुम का शोका के मंदिर किनारे धूनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उससे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर का होता। उन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बाउले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बाउले। ना खाने का होश, ना पहनने का। रमा रानी को रतन याद ना आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर उनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था उनका रतन। मेरा मतलब है अंजनापुर गाड़ी के नीचे आ गया था, और फिर रमा रानी अंजनापुर में ही उसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चाची कहते हैं बचपन से। मगर तुम ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा। और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन ही मर गया तो तुम भला कैसे उसके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम ही रतन रख डाला, और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं उन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते भी कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी। खाने पीने का कुछ होश नहीं था तुम्हें। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले तो हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तरवेदी जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रूशनास करा रहा था, मगर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे आखिर? कैसे? क्या चक्कर चलाया था उस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहब को तो वो बजूर के दिए हुए तावीज़ की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता ज़रूर रोका होगा उसने मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी।
कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिरते होंगे, मगर मैं पागल कैसे हो गया था। बड़ी उलझनें बाकी थीं अभी, लेकिन कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हम शक्ल नहीं, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर, और भटकता फिर रहा था कि रमा रानी मुझे यहाँ ले आई। मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से, मालती, तुम्हारे इस शहर का क्या नाम है? अरे ये भी याद नहीं तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। शक्ति नगर, ये तो वही जगह है जहाँ पर चांद खान रहते थे। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे क्या अब हमें? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ावे है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। भोरिया चरण, सिर्फ भोरिया चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे मगर चांद खान साहब। अगर ये शक्ति नगर ही है तो मुझे फ़ौरन चांद खान साहब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाहा उसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का जवाज भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे अब पूरी तरह यह एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फ़ायदा भी पहुँचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में उस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाए तो एक बार उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भोरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा। रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे। ये अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 माह तक जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा था, और ये वक्त आलम दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बड़ी बात थी, रमा रानी ने सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलौस और बेगर्ज। वो जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था उनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, वो तो फिर इंसान थे। चुनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजार दूंगा, और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूँगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कोशिश करूँगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई, मगर सुबह जल्दी जाग गया था, और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और ज़ोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज़ से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नजर आई और कदम उस तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली के दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में उस जैसी ही एक खिड़की, और खिड़की में एक लड़की सफ़ेद साड़ी पहने, सफ़ेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहाँ तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, मुझे ही मुखातिब किया था और हिंदू तरीके से सलाम भी किया था। मगर मुझे क्यों? उसी वक्त उकब से दरवाज़ा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाज़ा जिस जोर से पीटा जा रहा था उसमें बड़ा ही जानी अंदाज था। शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर दहशत ज़दा होकर मैं खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खोल दिया। किश्ना थी, धुली निखरी किश्ना। दरवाज़ा क्यों बंद किया था वो गुर्राई। मैं मुंह खोलकर रह गया। बोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या हो गया है? मेरे मुंह से खौफजदा आवाज़ निकली। अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर घुस आई अंदर। बुरी तरह भन्नाई हुई थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था उसने? बताओ, क्या चीज़ निशाना बांध कर फेंकी थी? ये मैंने संतरा सामने कर दिया।
संतरा उसने हाथ मेरे हाथ से छीन लिया, फिर गुर्राई। तो ये होता है सुबह ही सुबह यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को। और राजकुमार जी, अब दरवाजा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं आप? अरे तुम पागल हो? हैं हम पागल हो? हैं पागल हो तुम? सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने पागल फिरते हो। मैं बताऊं, पागल चाची है, समझे? पागल हम सब हैं। तुम तो ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मेरे हलक से मुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी, अब वहाँ कोई ना था। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं हवन्नकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ इस तरह भी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सोकर जागा था तो हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस ज़हनी बहरान से गुजर रहा था उसमें कुव्वत इरादी कुछ ना रह गई थी। चुनाचे कृष्णा ने जो रवैया इख्तियार किया उससे मरूब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कृष्णा साहिबा, उनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी शोला बार निगाहों से मुझे देख रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई हो, हवा से खुल गई होगी, उसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ शायद रानी अचानक कमरे में दाखिल हुई थी। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ, क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलटकर जाने लगी। रमा रानी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तू मुझसे बात कर रही है? दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शकुंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, वो सबको पागल बना सकती है। इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये उसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? इसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? संतरा फेंककर इसे जगा और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है। पूजा है इसकी और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था बहुत।